हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसको मैंने पूरे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से डिस्कस किया हुआ है। अगर आप पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। Number of laws have been enacted by the government to safeguard the interest of the consumers. Consumers के interest को safeguard करने के लिए, बचाने के लिए सरकार ने बहुत सारे laws बनाए हुए हैं. One of them is the Consumer Protection Act 1986, which is landmark in the history of consumerism in India, wherein a big effort has been made to translate a saying that consumer is king इनटू रियलिटी। तो इसमें सबसे बड़ा लैंडमार्क या सबसे बड़ा स्टेप तब लिया गया जब 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, जिसमें कंज्यूमर्स को काफ़ी ज़्यादा पावर्स दे दी गई और ये दिखाया गया सरकार के द्वारा। सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि कंज्यूमर किंग है। ठीक है। इन ईयर 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 was repealed and a new comprehensive legislation named Consumer Protection Act 2019 was framed। तो 1986 के लॉज में थोड़ी बहुत खामियां थी, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस की और 2019 में नया एक्ट आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट is to protect the interest of the consumers by establishing authorities for timely and effective administration and settlement of consumer disputes। तो मेन मुद्दा यही था कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाना जिससे कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो टाइमली सेटल हो सकें। ठीक है। इट इज़ अ स्मॉल एक्ट दैट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड इज़ यूनिक इन मैनी रिस्पेक्ट्स। तो एक छोटा सा एक्ट है जो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है अपने हिसाब से, यूनिक तरीके से। और क्या क्या है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट, या फिर आपका क्वेश्चन आ जाए डिस्कस द फीचर्स या सेलिएंट फीचर्स, तो या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्ट, तो आप इस हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है रिलेटेड विद कंज्यूमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ वेरी यूनिक एंड हाईली प्रोग्रेसिव पीस ऑफ सोशल वेलफेयर and is acclaimed as the Magna Carta on consumer protection and a milestone in the history of socio-economic legislation in the country। तो सिंपल वर्ड्स में ये काफ़ी एक प्रोग्रेसिव जो है एक्ट है। ये एक टाइप का मैग्ना कार्टा एक्ट, जैसे इंग्लैंड में या यूके में आया था उस टाइप का माना जाएगा कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो नए नए रूल्स बना रहे हैं, हिस्ट्री में इसको याद किया जाएगा। जब तारीख लिखी जाएगी, हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो इसको एक मैग्ना कार्टा एक्ट के बराबर माना जाएगा कि इस एक्ट के आने के बाद देखो कितना ज़्यादा चेंजेस आगे और कंज्यूमर्स के साथ जो ठगियां होती थी, जो उनको बेईमानियां होती थी, वो कम किया गया। ठीक है। दिस इज द ओनली लॉ which directly pertains to marketplace and seeks to redress complaints arising from it। यही एक लॉ है जो डायरेक्टली देखता है कि मार्केट प्लेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उन कंप्लेंट्स को किस तरीके से रिड्रेस किया जाएगा। इट प्रोवाइड्स मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स देन एनी कॉरस्पॉन्डिंग लेजिस्लेशन इन फोर्स। तो जो भी कंज्यूमर के लॉज या कंज्यूमर के रूल्स रेगुलेशंस या एक्ट चल रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल ये एक्ट फिलहाल है जो फोर्स में, मतलब जो अभी चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्टिव सेफगार्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव सेफगार्ड्स टू द कंज्यूमर्स अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन सच एज डिफेक्टिव और अडल्ट्रेटेड गुड्स, अनसेटिस्फैक्ट्री और डेफिशिएंट सर्विसेज, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एट्सेट्रा। तो ये इफेक्टिवली सेफ गार्ड करता है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। जैसे कि कई टाइप की एक्सप्लॉयटेशन है, जैसे डिफेक्टिव चीज़ दे देना, जो सेलर्स हैं वो कंज्यूमर्स को डिफेक्टिव चीज़ें बेच देते हैं, या अडल्ट्रेटेड मिलावटी चीज़ बेच देते हैं, या अनसेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज या डेफिशिएंट सर्विसेज दे देते हैं, या अदर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं। उन सब से ये जो एक्ट है ये बचाता है कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट आ जाता है 3 टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी। मतलब इसमें 3 टाइप की आ जाती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, जो हमारी जो कंज्यूमर्स की बात सुनेंगे और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। वो मैंने आगे डिटेल में भी डिस्कस किया हुआ है। फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स द एक्ट हैज़ क्रिएटेड कंज्यूमर कोर्ट्स। तो इस एक्ट के अंदर कंज्यूमर कोर्ट्स या कंज्यूमर फोरम्स आ जाती हैं। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 3 टियर कंज्यूमर ग्रीवेंस redressal machinery with district commission at the base level, district court जिसे कहते हैं, district firm जिसे कहते हैं, forum,
द स्टेट कमीशन एट द मिडल लेवल, तो उससे ऊपर आ जाती है स्टेट लेवल, एंड द नेशनल कमीशन एट द एपेक्स लेवल। तो सबसे हेड कौन सी आ जाती है? नेशनल कमीशन। तो ये तीनों को आगे मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल। तो मतलब सस्ता करवाने के लिए और सिंपल प्रोसीजर कराने के लिए ताकि कंज्यूमर की हेल्प हो, ये एक प्रोसीजर या प्रोसेस है। ठीक है, इसमें आ जाता है कि द एक्ट प्रोवाइड्स अ सिंपल, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवियंसेस रिलेटिंग टू देयर कंप्लेंट्स। तो जो भी कंज्यूमर्स कंप्लेंट करता है उसको सिंपल तरीके से, इनएक्सपेंसिव और स्पीडी तरीके से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी टू एंगेज एनी एडवोकेट। किसी एडवोकेट को एंगेज करना ऑब्लिगेटरी नहीं है। सॉरी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एडवोकेट को ही आगे करके काम करवाओ। बंदा अपना जो केस है वो जो कंसर्न्ड फॉरम है उसमें जाके खुद भी रख सकता है। द कंप्लेंट नीड्स ओनली टू नरेट द ग्रीवियंस इन a simple form and furnish the name and address of the opposite party against whom the complaint is made। तो सिंपल वर्ड्स में एक कंप्लेंट लिखी जा सकती है कि ये मुझे फलां प्रॉब्लम्स हो रही हैं और जहाँ से मैंने सामान खरीदा है उसका एड्रेस और उसका नाम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ज्यूरिसडिक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। द एक्ट हैज़ डिफाइंड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस। तो एक्ट में बताता है कि ये जो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स हैं इनकी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होनी चाहिए और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस की होंगी। एग्जांपल दे रहा हूँ, इफ़ द वैल्यू ऑफ गुड्स ऑब्लिक या सर्विसेज इज अप टू 1 करोड़, अगर गुड्स की वैल्यू 1 करोड़ तक है, देन द कंप्लेंट विल बी एंटरटेन्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अगर 1 करोड़ तक के गुड्स या सर्विसेज की बात चल रही है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो बेस लेवल पे चल रही है, वो उस प्रॉब्लम को देखेगी। इफ़ द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज मोर देन 1 करोड़ but up to 10 crore, then state consumer redressal commission will hear the complaint। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ की कोई परेशानी होगी या कोई गुड या सर्विस की जो है परेशानी है तो वो कौन सी फॉर्म देखेगी? स्टेट कमीशन, मतलब स्टेट कंज्यूमर जो है वो देखेगी, स्टेट कंज्यूमर कमीशन, जिसको स्टेट कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, द नेशनल कमीशन विल हियर कंप्लेंट्स इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सीड्स 10 करोड़। अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो आप सीधा जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, सीधा जाके जो नेशनल कमीशन है उसके पास जो है केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ज्यूरिसडिक्शन तय की हुई है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितने तक के केस आएंगे, कितने रुपए तक के मनी वैल्यू के, और स्टेट लेवल पे और जो नेशनल लेवल है उस पर कितने तक के आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है टाइम बाउंड रिड्रेसल, वेरी इंपॉर्टेंट। द मेन फीचर ऑफ द एक्ट इज दैट इट हैज़ सेट अ टाइम लिमिट फॉर द डिस्पोजल ऑफ केसेस। इन्होंने जो केस है उसके डिस्पोजल के लिए एक टाइम लिमिट सेट की है कि इतने देर में ये ख़त्म होना ही चाहिए। अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग टाइम सेट किया गया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर दिस एक्ट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स हैव कॉमन इंटरेस्ट कैन सबमिट PIL, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल कर सकते हैं वो कंज्यूमर्स जिनका कॉमन इंटरेस्ट है। जैसे कि कंप्लेंट कैन बी सबमिटेड बाय ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स ऑल्सो सो एज टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट को सेव करने के लिए ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स PIL जो है लगा सकते हैं। हेयर द कंप्लेंट can be filed even by persons who are not affected by unfair trade practice। तो कोई भी unfair trade practices से उस concerned बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर भी वो पब्लिक इंटरेस्ट में एक लिटिगेशन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज both in private and public sector and cooperatives are covered under the act। तो इस एक्ट के अंदर सारे के सारे सप्लायर्स, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे कॉपरेटिव्स हो, वो सारे के सारे आ जाते हैं इस एक्ट के अंदर। दिस एक्ट हैज़ वाइडेंड द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। तो इस एक्ट ने कंज्यूमर की डेफिनेशन को वाइड कर दिया है। कोई भी इंस्टीट्यूशन या पर्सन सामान खरीदे वो कंज्यूमर है, चाहे गवर्नमेंट सामान खरीदे तो गवर्नमेंट कंज्यूमर बन गई, प्राइवेट बंदा सामान खरीदे प्राइवेट कंज्यूमर बन गई, कोई एक कंपनी किसी और कंपनी से सामान खरीदती है वो भी कंज्यूमर कहलाएगी। नाउ द टर्म कंज्यूमर इंक्लूड्स एनी पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज थ्रू ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड। तो ऑनलाइन खरीदे या ऑफलाइन खरीदे वो भी कंज्यूमर माना जाएगा। द कंज्यूमर कैन सबमिट कंप्लेंट्स रिगार्डिंग एक्सेसिव प्राइस, कि कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है कि उसे प्राइस ज़्यादा चार्ज कर लिया गया, अडल्ट्रेशन मिलावट कर दी, अंडरवेट उसे 1 किलो कह के कम सामान दे दिया गया, या फिर मतलब वेट कम करके सामान दे दिया गया, अनसेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज, कि जो सर्विसेज का वादा था वो मिली नहीं,
डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट्स कि उसने मशहूरी देख के सामान खरीदा और मशहूरी में जो क्लेम किए जा रहे थे वो नहीं है। फेलियर इन एग्जीक्यूटिंग गारंटी दी थी मगर वो गारंटी निभा नहीं रहे अपनी, ठीक है। फेलियर इन प्रोवाइडिंग एश्योर्ड आफ्टर सेल सर्विस, जो आफ्टर सेल सर्विस है वो नहीं दे पा रहे। अनसेफ प्रोडक्ट्स हमें बेच दिए जिसकी वजह से हमारा मतलब लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स बेच दिए, या शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय कंज्यूमर्स विदाउट देयर कंसेंट एट्सेट्रा। तो हमने जो अपनी इन्फॉर्मेशन दी थी उनको किसी और को बेच दिया गया, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है। सो इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबल ग्रीवियंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स की सारे टाइप की प्रॉब्लम्स इसमें आ जाती हैं। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस आर ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस एक्ट। तो जो आप ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस ऑनलाइन खरीदते बेचते हो वो भी इसमें आ जाता है। सो दिस एक्ट इज़ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव, ये काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव है, डिटेल्ड है, समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। टू प्रमोट द कॉज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन द कंज्यूमर्स एजुकेट द कंज्यूमर्स, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। तो ये एक्ट कहता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स खोलने चाहिए ताकि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और उनको एजुकेट किया जा सके, ठीक है। However, these councils do not have any legal authority. इन councils के पास कोई legal authority नहीं होगी, जैसी कंज्यूमर फोरम्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट जो कमीशन है, स्टेट कमीशन है और नेशनल कमीशन है, उनके पास जो फॉर्मल अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी इन काउंसिल्स के पास नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर दिस एक्ट सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसको CCPA भी कहा जाता है, हैज़ बीन सेटअप, उसको सेटअप किया जाएगा। दिस अथॉरिटी रेगुलेट्स द मैटर्स रिलेटिंग विद अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स एट्सेट्रा। तो ये अथॉरिटी देखेगी, एक तो अथॉरिटी सेट की जाएगी जिसको CCPA कहा जाता है, और ये अथॉरिटी देखेगी कि कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो नहीं हो रही, या कोई फॉल्स एंड मिसलीडिंग मशहूरियाँ तो नहीं दिखाई जा रही TV पे या फिर इंटरनेट पे, वायलेशन तो नहीं हो रहे कंज्यूमर राइट्स के। इट इनिशिएट्स the investigation into such cases either at its own or on the complaints received और ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये देखेगी कि अगर ऐसा काम हो रहा है तो खुद ब खुद उस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी, या फिर कोई कंप्लेंट आई है तब इन्वेस्टिगेट करेगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कह रही है कि फलां चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेट करो तब भी इन्वेस्टिगेट करेगी। द अथॉरिटी कैन पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स लाइक रिकॉलिंग ऑफ गुड्स, कि गुड्स को रिकॉल किया जाए, डिसकंटिन्यूशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, कि ये जो एडवर्टाइजमेंट्स चल रही हैं TV वगैरह पे एडवर्टाइज कर रहे हैं जो गलत है, मिसलीडिंग है, उनको बंद किया जाए। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो चल रही है उनको ख़त्म किया जाए। रीइंबर्समेंट ऑफ द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर ने जो पैसा दिया है उसको वापस किया जाए। इम्पोज पेनल्टी, उसको पेनल्टी या फाइन लगाया जाए, ठीक है। द अथॉरिटी विल हैव एन इन्वेस्टिगेशन विंग हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल टू इन्वेस्टिगेट वायलेशंस। तो इन सारी वायलेशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये जो CCPA है, इसके पास एक डायरेक्टर जनरल होगा, वो जो सारी चीज़ों को, सारे मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर मीडिएशन सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर मेकिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट सिंपलर एंड क्विकर। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर मीडिएशन एज एन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो मीडिएशन भी प्रोवाइड की जाती है बायर और सेलर के बीच में, ताकि जो प्रोसेस है वो थोड़ा सिंपलर एंड क्विकर हो जाए। क्या पता मीडिएशन में ही दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। फॉर दिस पर्पज़ मीडिएशन सेल्स विल बी अटैच्ड टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल कमीशंस। तो ये जो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या नेशनल लेवल्स पे जो कमीशंस हैं, इनके साथ मीडिएशन सेल्स भी अटैच किए जाएंगे। इट विल ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस प्रेशर ऑन कंज्यूमर कोर्ट्स, इससे कंज्यूमर कोर्ट्स के ऊपर जो भी प्रेशर्स हैं वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि मीडिएशन में ही कोई फैसला हो गया तो टेंशन खत्म होगी, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स अंडर एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स कौन सी आती हैं इस एक्ट के अंडर, अब उनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। टू एजुकेट consumers about their rights under Consumer Protection Act, Consumer Protection Councils have been set up at district level, state level and national level. तो Consumer Protection Councils तीनों लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे कंज्यूमर्स को एजुकेट करने के लिए जो है खोली जाएंगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज काउंसिल्स इज़ टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, मेन मुद्दा। सच एज कौन कौन से, टू बी प्रोटेक्टेड
कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ऐसे गुड्स के बारे में उनको अलर्ट किया जाएगा, बताया जाएगा और प्रोटेक्ट किया जाएगा कि फ़लाँ गुड्स जो हैं हमारी लाइफ एंड प्रॉपर्टी के लिए हैजार्डियस हैं। टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्राइस एट्सेट्रा सो एज टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो कंज्यूमर्स को क्वालिटी, क्वांटिटी के बारे में बताया जाएगा कि प्राइस ज़्यादा है, कम है, कितना चार्ज कर रहे हैं, ताकि वो अपने आप को बचा सके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से। टू हैव एक्सेस टू वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस, के कॉम्पिटिटिव प्राइजेस पे कंज्यूमर को काफ़ी वेराइटी ऑफ गुड्स अवेलेबल रहने चाहिए। टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, अगर कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट किया जाता है तो रिड्रेसल मिलनी चाहिए। टू हैव एक्सेस टू कंज्यूमर एजुकेशन, के कंज्यूमर एजुकेशन के ऊपर पूरा का पूरा एक्सेस रहे कंज्यूमर का। टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट फॉलोइंग काउंसिल्स हैव बीन सेटअप। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, तो ये एक नंबर में अलग से भी आ सकती है। इन ईच डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल विल बी सेटअप, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को सेटअप किया जाएगा, ठीक है। द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विल बी इट्स चेयरमैन एंड इट्स अदर मेंबर्स विल बी नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो उस काउंसिल का जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा, वहाँ का जो क्या कहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर है, ठीक है, वो चेयरमैन माना जाएगा, ठीक है। और जो उसके मेंबर्स होंगे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के, वो कौन नॉमिनेट करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट्स नॉमिनेट करेंगी। द काउंसिल शैल मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी बट एटलीस्ट 2 मीटिंग्स मस्ट बी हेल्ड एवरी ईयर। तो जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी वो मीटिंग्स बुला सकते हैं, आपस में मिल सकते हैं, बट कम से कम साल में 2 मीटिंग्स तो होनी ही चाहिए। अब आ जाता है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ये स्टेट लेवल पे होना चाहिए। इन ईच स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल विल बी सेटअप, हर स्टेट में एक खुलेगी, ठीक है। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द स्टेट गवर्नमेंट विल बी इट्स चेयरमैन। तो जो भी कंज्यूमर अफेयर्स का मिनिस्टर होगा कंसर्न स्टेट में, वो उस काउंसिल का चेयरमैन होगा। द मेंबर्स ऑफ दिस काउंसिल आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट बट सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो नॉमिनेट सम मेंबर्स इन द काउंसिल। तो ज़्यादातर इसके मेंबर्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, क्योंकि स्टेट की है ये काउंसिल, बट इसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपने मेंबर्स भी नॉमिनेट कर सकती है, कुछ मेंबर्स नॉमिनेट कर सकती है। द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल शैल मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर, कम से कम एक साल में 2 मीटिंग्स तो इनकी होनी ही चाहिए। उसके बाद आ जाता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ये सेंट्रल लेवल पे होगी पूरे देश की। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, तो किसकी जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी इट्स चेयरमैन। तो जो भी नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कंज्यूमर अफेयर्स का जो मिनिस्टर है वो इसका चेयरमैन होगा। इट्स अदर मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो बाकी मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कराएगी, ठीक है। दिस काउंसिल शैल मीट एटलीस्ट वंस अ ईयर, कम से कम एक साल में एक बार तो मिलना ही होगा इसका, वैसे एक से ज़्यादा बार भी जो है इनकी मीटिंग्स आ जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट जो इस एक्ट में आता है वो आता है रिड्रेसल मशीनरी अंडर द एक्ट, ठीक है। The Act provides for 3-tier quasi-judicial redressal machinery at district, state and national levels for redressal of consumer disputes and grievances। तो सिंपल वर्ड्स में वही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन होगी, स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन होगी और नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन होगी, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये क्या करेगी, द स्टेट गवर्नमेंट शेल by notification establish a district consumer disputes redressal commission to be known as district commission in each district of the state। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के थ्रू हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है स्टेट कमीशन बनाएगी, जिसको स्टेट रिड्रेसल कमीशन भी कहा जाता है, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। द स्टेट गवर्नमेंट मे इफ डीम्स फिट एस्टैब्लिश मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन अ डिस्ट्रिक्ट, अगर उसे लगता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा हो गया तो एक से ज़्यादा भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन बना सकती है, ठीक है। ईच डिस्ट्रिक्ट कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ, हर एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन में क्या होना चाहिए, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए एंड नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी कंपोजिशन, प्रेसिडेंट एक होना चाहिए और 2 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स रूल्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट,
terms of office, resignation and removal of president and members of district कमीशन। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल्स बनाएगी कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो मेंबर होगा वो कौन कौन होना चाहिए, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या जो प्रेसिडेंट है उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और किस किस तरीके से रिक्रूट किया जाएगा, और किस किस तरीके से वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं, उनका टर्म्स ऑफ ऑफिस कितने टाइम के लिए होना चाहिए, ठीक है, और कैसे उनको रिमूव किया जाएगा। सारे रूल्स रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स रूल्स रिगार्डिंग सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो स्टेट गवर्नमेंट ये बनाएगी कि जो मेंबर्स या प्रेसिडेंट उनकी सैलरीज वगैरह कितनी होनी चाहिए, उनको कितना अलाउंस वगैरह मिलना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज़। तो ये सारे वो मामले डिस्कस करेंगे जिसमें आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हो 1 करोड़ से कम के, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा खरीदते हो तो सीधा आप स्टेट लेवल पे जो है स्टेट कमीशन के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हो। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय the order made by the district commission can file appeal against such order to state commission within a period of 45 days from the date of order। तो अगर कोई भी कंज्यूमर है और वो इसके मतलब कोई भी पार्टी है वो कंज्यूमर की या सेलर की वो सेटिस्फाइड नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो 45 डेज़ के बीच में वो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को या स्टेट कमीशन को जाके कंप्लेंट कर सकती है, या फिर उसमें जो है अपनी अपील कर सकती है। कंप्लेंट नहीं कहना था, अपील कहना था, अपील सही वर्ड है, अपील कर सकती है। तो उसमें उसका केस डिस्कस किया जाएगा स्टेट कमीशन में। तो नेक्स्ट आ जाता है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसको स्टेट कमीशन भी कहा जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश अ स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन टू बी नोन एज स्टेट कमीशन। तो वो जब भी कोई नई सरकार आती है तो वो नोटिफिकेशन जारी करती है कि फ़लाँ जो है वो प्रेसिडेंट होगा और जो चेयरमैन होगा, ठीक है, जो प्रेसिडेंट होगा और इसके इतने इतने मेंबर्स होंगे, नोटिफिकेशन जारी होता है, ठीक है। और उसको स्टेट कमीशन भी कहा जाता है, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को स्टेट कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। कई जगह पे स्टेट फोरम भी कह देते हैं, स्टेट कंज्यूमर फोरम भी कह देते हैं आम लैंग्वेज में। ईच स्टेट कमीशन, हर एक स्टेट कमीशन में क्या होगा, शेल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, एंड नॉट लेस देन 4 मेंबर्स, 4 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स रूल्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, procedure of appointment, terms of office, resignation and removal of president and members of the state commission। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल्स रेगुलेशन बनाएगी कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए या मेंबर बनने के लिए, किस तरीके से रिक्रूट करना है इनको, प्रोसीजर क्या अपॉइंटमेंट का, टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या रहेंगे, ये सारे के सारे, रेजिग्नेशन कैसे दे सकते हैं और इनको रिमूव कैसे कर सकते हैं, ये सारे के सारे जो रूल्स रेगुलेशंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स रूल्स रिगार्डिंग द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट कमीशन। तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में क्या है कि वो कितनी तनख्वाहें और अलाउंस सेट करेगा इन मेंबर्स के और प्रेसिडेंट के। द स्टेट कमीशन शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन, कौन कौन सी जो कंप्लेंट्स हैं उनको एंटरटेन करेगा, कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन एक्सीड्स 1 करोड़ बट डू नॉट एक्सीड 10 करोड़। 10 करोड़ से कम की होनी चाहिए कंप्लेंट और 1 करोड़ से ज़्यादा की होनी चाहिए। कंप्लेंट्स अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स where the value of the goods or services as consideration does not exceed 10 करोड़, कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लेंट जिसकी वैल्यू 10 करोड़ से कम हो, ठीक है। और लास्ट, अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ एन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट कमीशन विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट कोई डिस्ट्रिक्ट कमीशन है और उसका कोई जो है प्रॉब्लम आ गई है और अपील आ गई है कि जो भी पार्टी, 2 पार्टीज़ हैं उनमें में से कोई एक पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट की जो फैसले आए हैं उनसे अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील कर सकते हैं विद इन 45 डेज़। वो केसेस भी ये देखेगी। एनी पर्सन aggrieved by order made by the state commission can file an appeal against such order to the national commission within a period of 30 days from the date of the order। अगर कोई भी पार्टी अगर इसके जो ऑर्डर्स हैं उससे सेटिस्फाई नहीं है तो विद इन 30 डेज़ वो नेशनल कमीशन में जो है अपनी अपील कर सकती है।
अब तीसरा आ जाता है नेशनल कमीशन, ठीक है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसको नेशनल कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश अ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन टू बी नोन एज नेशनल कमीशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू, जब भी नई सरकार आती है, नोटिफिकेशन के थ्रू जो है बंदे अपॉइंट करती है कि ये इसका प्रेसिडेंट होगा और ये मेंबर्स होंगे, जिसको कि नेशनल कमीशन भी कहा जाता है। द नेशनल कमीशन शेल कंसिस्ट अ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होगा, एंड नॉट लेस देन 4 मेंबर्स, 4 मेंबर से कम नहीं हो सकते, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन मेक्स रूल्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशंस, appointments, terms of office, salaries and allowances, resignation, removal and other terms and conditions of the president and members of national commission। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पे पूरा का पूरा सेट करेगी क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कब इनको निकाल सकते हैं, कितनी सैलरी एंड अलाउंस देना है, कब कब अपॉइंट करना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन, मतलब सारा कुछ देखेगी, ठीक है। द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन शेल होल्ड ऑफिस for such term as specified in the rules made by the central government, but not exceeding 5 years from the date on which they enter upon their office, and shall be eligible for reappointment। Simple words में, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट खुश है तब तक उनको अपॉइंट करेगी तकरीबन 5 साल के लिए, और अगर चाहें तो उनको 5 साल से जो भी नई गवर्नमेंट आएगी या करंट गवर्नमेंट फिर से चुनी जाएगी, वो उनको दोबारा भी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, रीअपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उनको पहले भी छुट्टी कर सकती है उनकी। सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स रूल्स रिगार्डिंग सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल कमीशन, उनकी सैलरी एंड अलाउंस वगैरह सेट करेंगे। द नेशनल कमीशन शेल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन, क्या क्या एंटरटेन करेगी, मतलब कैसी कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन एक्सीड्स 10 करोड़। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू की जो गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन हुआ है, उन कंप्लेंट्स को डिस्कस करेगी। कंप्लेंट्स अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन एक्सीड्स 10 करोड़। अगर कोई 10 करोड़ से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी इसमें आ जाता है। अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ एनी स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन का कोई ऑर्डर था मगर दोनों में से कोई एक पार्टी जो है मानने को तैयार नहीं थी उसको, तो वो अपील कर सकती है नेशनल कमीशन में। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है, जो CCPA जो मैंने अभी करवाया था, उसके जो ऑर्डर्स के अगेंस्ट अगर कोई अपील है तो वो भी यहाँ पे की जा सकती है, ठीक है। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड यहाँ आना था, मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड, बाय लिखना था यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ बाय लिख देता हूँ। बाय the national commission can file an appeal against such order to Supreme Court within the period of 30 days from the date of order। अगर आप नेशनल कमीशन की ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो विद इन 30 डेज सुप्रीम कोर्ट में ये केस कर सकते हो। समझ की बात, सुप्रीम कोर्ट जो पूरे कंट्री का जो हेड कोर्ट है वहाँ पे जाके अपील कर सकते हो। अब अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये इसके बीच में भी है, एक्ट के बीच में, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसको CCPA कहा जाता है। ये क्या है और इसके अंदर क्या क्या आ जाता है पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। अंडर सेक्शन 10 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी हैज़ बीन सेटअप विद इट्स हेडक्वार्टर्स इन द न्यू दिल्ली। तो ये जो अंडर सेक्शन 10 के अंडर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का, उसके अंडर जो सेक्शन 10 है उसके अंडर एक प्रोविज़न है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी, सेटअप की जाएगी, और उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा, न्यू दिल्ली में। द सेंट्रल अथॉरिटी शैल कंसिस्ट a chief commissioner and such members of other commissioners as many be prescribed बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सिंपल वर्ड्स में चीफ कमिश्नर होगा और बाकी कमिश्नर्स होंगे, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी उतने हो जाएंगे, ठीक है। द चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर्स विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज द पावर्स एंड डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द एक्ट। तो सिंपल वर्ड्स में ये जो चीफ कमिश्नर हैं और बाकी कमिश्नर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और उनकी पावर्स क्या क्या होंगी, फंक्शंस क्या क्या होंगे, वो एक्ट में लिखे होंगे, ठीक है। द सेंट्रल अथॉरिटी विल हैव एन इन्वेस्टिगेशन विंग हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल फॉर द purpose of conducting inquiry under this act।
तो उनके अंडर एक इन्वेस्टिगेशन विंग होगा जो इन्वेस्टिगेट करेगा कि कंज्यूमर्स के साथ कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा, ठीक है। और वो उस विंग का जो हेड होगा उसे डायरेक्टर जनरल कहा जाएगा इन्वेस्टिगेशन विंग का, वो पूरी इंक्वायरीज वगैरह करेगा, ठीक है। उसके पास फुल पावर्स होंगी। द सेंट्रल अथॉरिटी रेगुलेट्स द मैटर्स रिलेटिंग विद वॉयलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, वो देख सकती है कंज्यूमर राइट्स की वॉयलेशन तो नहीं हुई, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं चल रही, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट तो नहीं चल रही, एटसेट्रा एटसेट्रा, विच आर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ है वो चीज़ें तो नहीं चल रही, वो लगातार इन्वेस्टिगेट करेंगे। इट वर्क्स टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स द कंज्यूमर राइट्स, तो कंज्यूमर राइट्स को प्रमोट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और उनको एनफोर्स करेगा। दिस अथॉरिटी स्टार्ट्स इन्वेस्टिगेशन in cases of unfair trade practices, violation of consumer rights, misleading advertisements, etc., either at its own level or on complaints received और ऑन डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये अपने आप से भी अगर इनको लगे कि कंज्यूमर के साथ कोई परेशानी या बेईमानी हो रही है, वो अपने लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई कंप्लेंट कर दे तो भी हो सकता है, या इनको सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि भाई फलां जगह ऐसा ऐसा हो रहा है, देखो जाके इन्वेस्टिगेट करो, तो तीनों तरीके से कर सकते हैं। द सेंट्रल अथॉरिटी कैन पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स लाइक रिकॉलिंग ऑफ गुड्स, ये ऑर्डर पास कर सकती है कि गुड्स वापस करो, या डिसकंटिन्यूशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, तो कोई भी जो ट्रेड प्रैक्टिस चल रही है जिससे कंज्यूमर्स को नुकसान हो रहा है उसे ख़त्म करो, या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट चल रही है उसे ख़त्म करो, या पैसा वापस करो, रीइंबर्समेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज परचेज बाय कंज्यूमर, कि जो भी खरीदा है पैसा वापस करो। उसके बाद इम्पोज पेनल्टी एटसेट्रा, पेनल्टी वगैरह भी लगा सकते हैं। इफ़ एनी पर्सन इज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर्स of central authority, then appeal can be filed with the National Commission within a period of 30 days from the date of receipt of such order। अगर कोई भी बंदा या कोई भी पार्टी इससे इनके जो फैसले हैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो नेशनल कमीशन में जाके अपना अपील कर सकते हैं विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज, ठीक है। इसके बीच में फिर आ जाते हैं कंज्यूमर मीडिएशन सेल्स, तो ये एक्ट मीडिएशन सेल्स को भी काफ़ी जोर देता है ताकि कंज्यूमर कोर्ट्स पे प्रेशर कम आए, ठीक है। दिस एक्ट मेक्स प्रोविजंस फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर मीडिएशन सेल्स फॉर क्विक सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, तो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को क्विकली सेटल करने के लिए मीडिएशन सेल्स भी बनाए गए हैं इस एक्ट के अंदर। दिस cell is an alternative mechanism that ensures faster addressing of consumer disputes and faster provision of justice, ताकि ज़्यादा कार्रवाई ना करनी पड़े, मीडिएशन में दोनों पार्टीज बैठें और मामले को रफा दफा कर दें। दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मीडिएशन सेल्स एट 3 लेवल्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होगा, स्टेट लेवल पे भी होगा और नेशनल लेवल पे भी मीडिएशन सेल होगा। दीज सेल्स आर अटैच्ड टू द रिस्पेक्टिव कमीशन, हर एक कमीशन के साथ होगा। द एक्ट lays down the procedure for mediation and the duties and responsibility of mediators in the process of mediation। तो मीडिएशन के टाइम पे जो मीडिएटर्स होंगे दोनों पार्टीज़ के बीच में जो सुलह मशवरा कराएंगे उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी बताया गया है इस एक्ट के अंदर। द मीडिएशन सेल्स to be attached to district commission and state commission will be established by state government, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा या स्टेट लेवल पे होगा वो तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, while the mediation cells to be attached to national commission will be established by central government। तो जो नेशनल कमीशन के साथ मीडिएशन सेल होगा वो कौन बनाएगी, वो नेशनल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। द डिस्ट्रिक्ट कमीशन The district commission, state commission and national commission will prepare their respective panels of mediators, out of which mediators are selected for a period of 5 years। तो जो भी वो बंदे सिलेक्ट करेंगे 5 साल के लिए उनको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। The mediators have to disclose their personal, professional and financial interest in the consumer disputes assigned to them for mediation। उनको पहले से बताना पड़ता है कि उनका ये जो मामला चल रहा है उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट या प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है। अगर इंटरेस्ट है तो उस मीडिएटर को हटा के दूसरे मीडिएटर को लगाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर उनका कोई इंटरेस्ट या उनके कोई रिश्तेदार का केस आ गया तो वो तो उसी को ही फेवर करेंगे ना। इफ़ एनी डिस्प्यूट इज सेटल्ड थ्रू मीडिएशन then such agreement is signed by all parties relating to consumer disputes। अगर कोई भी मीडिएशन का फैसला आ जाता है और सारी पार्टी सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो जो भी उसका एग्रीमेंट है वो सब साइन कर देते हैं कि हाँ हम इस मामले में इस मीडिएशन से सेटिस्फाइड है। इफ़ नो सेटलमेंट इज़ रीच्ड देन द केस इज़ टेकन अप बाय कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन एज द केस में बी। तो अगर मीडिएशन नहीं सॉल्व होती तो केस तो चल ही रहा है, तो जो भी स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो कमीशन बनाई गई है वो केस को फॉरवर्ड करेगी अपने पास। इन दिस वे
mediation cells will help in reducing the pressure on consumer courts by serving as alternative dispute resolution mechanism. तो ये एक alternative dispute resolution mechanism है कि अगर केस प्रॉपर कमीशन में डिस्कस करने से पहले मीडिएशन सेल में भेज दिया जाए तो क्या पता बारों बारी मामला रफा दफा हो जाए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पर्सन्स हु कैन फाइल कंप्लेंट। कंप्लेंट कौन कर सकता है? फॉलोइंग categories of persons can file complaint with consumer courts या consumer forums या consumer commissions under the act within 2 years from the date on which the case of action has arisen. कौन कौन? A consumer, कोई consumer कर सकता है, any voluntary consumer association registered under the Companies Act 2013 और under Societies Registration Act 1960. तो कोई भी voluntary consumer association भी कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि ये भी तो सामान खरीदते हैं ना कहीं से। वन और मोर कंज्यूमर्स इफ देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग सेम इंटरेस्ट। अगर कंज्यूमर्स का सेम इंटरेस्ट है तो कोई भी एक या एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स भी जाके फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट को। इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर्स हिज लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर कंज्यूमर की डेथ होगी तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो केस कर सकते हैं। इन केस ऑफ अ कंज्यूमर बीइंग माइनर हिज पेरेंट्स और लीगल गार्डियन, अगर कंज्यूमर माइनर है तो उसके पेरेंट्स या लीगल गार्जियन जो हैं वो भी केस कर सकते हैं। हाउएवर द कंप्लेंट मस्ट एंश्योर दैट हिज द कंप्लेनेंट मैंने यहाँ लिख दिया हाउएवर द कंप्लेनेंट मस्ट एंश्योर दैट हिज कंप्लेंट इज नॉट, कंप्लेनेंट आना था, ठीक है, यहाँ पे कंप्लेनेंट NANT, ठीक है। कंप्लेनेंट को एश्योर करना पड़ेगा जो उसकी कंप्लेंट है वो फ्यूटाइल नहीं है, मतलब कोई ऐसे ही परेशान करने वाली या फिर आप कह सकते हो कोई धोखेधड़ी वाली टाइप नहीं होनी चाहिए कि कंपनी को परेशान करने के मकसद से कंप्लेंट हो दी, समझ के बात, इस टाइप की नहीं होनी चाहिए। द कोर्ट हैज़ पावर टू डिसमिस द कंप्लेंट इफ़ इट इज़ फाउंड टू बी फ्रिवलस। अगर पता लगा कि भाई ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, परेशान कर रहा है और असल में कोई इसको कोई दुख नहीं है या कोई परेशानी नहीं है, इस टाइप की नहीं होनी चाहिए। अगर कोर्ट को पता लगा तो वो केस को डिसमिस कर देगी। कंज्यूमर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी कोर्ट फीस फॉर फाइलिंग द कंप्लेंट्स अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर कोई जो है फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, केसेस व्हेन कंज्यूमर्स कैन फाइल कंप्लेंट। ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें कंज्यूमर जो है कंप्लेंट को फाइल कर सकता है? इफ़ कंज्यूमर हैज़ सफर्ड लॉस और डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय ट्रेडर। ट्रेडर ने कोई ऐसी प्रैक्टिस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की जिसमें कंज्यूमर्स को लॉस या डैमेज हो गया। इफ़ द गुड्स प्रोड्यूस्ड सफ़र फ्रॉम एनी डिफेक्ट, जो भी गुड्स उसने खरीदे उसमें कोई डिफेक्ट है। इफ़ द सर्विस हायर्ड और अवेल्ड सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसीज इन एनी रिस्पेक्ट, अगर उसने कोई सर्विस हायर की उसमें डेफिशिएंसीज हैं। इफ़ कंज्यूमर हैज़ बीन चार्ज अ प्राइस इन एक्सेस ऑफ द प्राइस डिस्प्लेड और फिक्स्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स और एग्रीड बिटवीन द पार्टी। सिंपल वर्ड्स में जो MRP प्राइस है या जो भी प्राइस डिसाइड हुआ उससे फालतू चार्ज कर लिया। इफ़ the goods purchased or services availed are hazardous to life and safety, जो भी कंज्यूमर है उसकी लाइफ एंड सेफ्टी या लाइफ एंड प्रॉपर्टी के लिए वो गुड हैजार्डियस होगी, खतरा बन गई, तब भी केस कर सकता है, ठीक है। अब आ जाता है अवार्ड ऑफ कंपनसेशन और रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको क्या रिलीफ मिलेगा या कंपनसेशन क्या मिलेगी, क्या अवार्ड कर सकती है जो कमीशंस हैं स्टेट लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की या फिर सेंट्रल लेवल पे नेशनल कमीशन। recalling of goods or withdrawal of services which are dangerous, hazardous और unsafe। रिकॉल कर लेंगे गुड्स, वापस ले लेंगे वो गुड्स और सर्विसेज जो डेंजरस हैं या hazardous हैं या अनसेफ हैं कंज्यूमर्स के लिए। रीइम्बर्समेंट ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज सो रिकॉल टू परचेज ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज दैट इज रिफंड ऑफ प्राइस पेड, रिफंड ऑफ लिटिगेशन कॉस्ट एट्सेट्रा। तो जो भी उसने सामान कंज्यूमर ने खरीदा, गुड या सर्विस, गुड खरीदी वो वापस हो जाएगी और उसके पैसे भी वापस हो जाएंगे, और जो कोर्ट केस के जो पैसे पूसे हैं, जो भी उसकी खज्जल खुआरी है कंज्यूमर्स की, वो भी उसके भी पैसे जो लगे हैं वो भी वापस करने पड़ेंगे। डिसकंटिन्यूशन ऑफ प्रैक्टिसेस विच आर अनफेयर एंड प्री जुडिशियल टू कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। तो सिंपल वर्ड्स में वो सारी जो जो प्रेजुडिस है या फिर जो क्या कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा, उनको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। टू डिसकंटिन्यू सच एडवर्टाइजमेंट और टू मॉडिफाई द सेम in such manner and within such time as may be specified
इन दैट ऑर्डर। उस चीज़ कोई पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट है उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा जो कि लोगों को गुमराह कर रही है कि ऐसा होता है वैसा होता है, मगर असल में ऐसा होता नहीं। नेक्स्ट, टू रिमूव द डिफेक्ट pointed out by the appropriate laboratory from the goods in question। कोई भी गुड है उसकी लेबॉर्टरी ने कहा हाँ हाँ भाई, लेबॉर्टरी के जो रिजल्ट्स हैं उसमें आ गया कि ये फ़लाँ फ़लाँ चीज़ डिफेक्टिव है, उस डिफेक्ट को हटा सकते हैं। ठीक है। टू रिप्लेस द गुड्स विद न्यू गुड्स ऑफ अ सिमिलर डिस्क्रिप्शन विच शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। तो कोई भी आपने गुड खरीदा वो डिफेक्टिव निकला तो ये रिजल्ट भी आ सकता है कि आपको कंपनसेशन करने के लिए वो रिप्लेस कर दिया जाए। ठीक है। और कोई नया गुड दे दिया जाए उसी की वैल्यू का। टू पे सच अमाउंट एज मे बी अवॉर्डेड एज कंपनसेशन टू कंज्यूमर्स फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय कंज्यूमर्स ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द अपोजिट पार्टीज। तो सिंपल वर्ड्स में कोई भी ऐसा कंपनसेशन दिया जा सकता है कंज्यूमर को, जैसे मान लो वो कोई चीज़ यूज़ कर रहा था उससे उसकी लाइफ एंड प्रॉपर्टी को काफ़ी जो है हिट बचा है, उसको मोबाइल यूज़ करते करते हाथ में फट गया, इस टाइप की कोई चीज़ हो। ठीक है। या फिर उसके घर में आग लगी, इस टाइप की जो कंपनसेशन है वो दी जाएगी उसको। ठीक है। टू इशू corrective advertisement to neutralize the effect of misleading advertisement at the cost of opposite party responsible for issuing such misleading advertisement। तो कोई भी misleading advertisement आपने की है तो उसके लिए आपको corrective advertisement issue करनी पड़ेगी ताकि वो जो पुरानी advertisement आपने दी हुई है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अपील, वेरी इंपॉर्टेंट। इस एक्ट के अंदर अपील कैसे करेंगे? इफ़ एनी पर्सन इज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन देन अपील कैन बी मेड टू स्टेट कमीशन विद इन द पीरियड ऑफ 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो जब ऑर्डर हुआ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब भी ऑर्डर हुआ तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑर्डर से अगर कोई भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो विद इन 45 days स्टेट कमीशन में जा सकती है। नेक्स्ट, इफ एनी पर्सन इज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन देन द अपील कैन बी मेड इन नेशनल कमीशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। अगर स्टेट कमीशन ने कोई ऑर्डर दिया तो जो भी एग्रीव्ड पार्टी है जो सेटिस्फाइड नहीं है वो विद इन 30 days नेशनल कमीशन में जा सकती है। एंड तीसरा, इफ एनी पर्सन इज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो नेशनल लेवल पे, देन द अपील कैन बी मतलब जो इसमें मैंने वो बताना था कि जो स्टेट लेवल पे है वो नेशनल कमीशन पे जा सकती है। और दूसरा जो CCPA है मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी से अगर उनके डिसीजन या उनके जो ऑर्डर्स आए उनसे सेटिस्फाइड नहीं हो तो विद इन 30 days आप नेशनल कमीशन में जो है वो अपना जो है अपील लगा सकते हो। अगर नेशनल कमीशन की बात से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट तो है ही है। फोर्थ, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन कैन बी मेड टू सुप्रीम कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन। अगर नेशनल कमीशन के ऑर्डर से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो विद इन 30 days आप मतलब कहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। अब इसमें आ जाता है ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा का पूरा एक्ट मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। टू सेफगार्ड कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड टू मेक द मैन्युफैक्चरर या सेलर या सर्विस प्रोवाइडर मोर रिस्पॉन्सिबल द एक्ट इम्पोजेज सर्टेन पेनल्टीज ऑन ऑफेंडर्स। तो अगर पता लग गया कि ये जो है इन्होंने गलतियां की हैं तो उनके ऊपर जो है फॉलोइंग टाइप की पेनल्टीज लग सकती हैं। दीज आर डिस्कस्ड एज बिलो। पहला, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शन सेंट्रल अथॉरिटी। तो डायरेक्शंस जो हैं सेंट्रल अथॉरिटी के अगर वो मतलब नॉन कंप्लायंस करते हैं पेनल्टी से तो क्या होगा? ठीक है। तो अगर वो डायरेक्शंस नहीं मानते सेंट्रल अथॉरिटी के या कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल अथॉरिटी है तो क्या होगा? इफ़ मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर ऑफ एनी अदर कंसर्न्ड पर्सन और any other concerned person fails to comply with any directions of Central Consumer Protection Authority, then the defaulter will be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with the fine which may extend to 20 lakh rupees or with both। अगर कोई भी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसकी बात नहीं मानते तो पनिशमेंट हो सकती है और इसके ऊपर फाइन भी लग सकता है। 6 महीने तक की जेल हो सकती है या 20 लाख तक का फाइन हो सकता है या दोनों के दोनों हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर पता लग जाए इफ़ एनी मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर और एनी रिलेटेड पर्सन इशूज फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट विच इज़ डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स देन द डिफॉल्टर विल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म लिखना था, यहाँ पे मैंने टीम लिख दिया। ऑफ अ टर्म मतलब टाइम
कब तक हो सकता है? विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीज़। ठीक है, तो मतलब 10 लाख तक का फाइन हो सकता है और 2 साल तक की जेल हो सकती है अगर ये पता लग गया कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट है वो मिसलीडिंग दी थी और जिससे कंज्यूमर्स का बहुत नुकसान हुआ। फॉर एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस द डिफॉल्टर विल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 5 years एंड विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 50 लाख रुपीज़। और अगर फिर भी नहीं माना, दोबारा से वो गलत मलत मशहूरियाँ देने लग गया जिससे कंज्यूमर्स का नुकसान होता है, कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है और मतलब ऐसे वादे कर देता है जो कि असल ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं है, तो उसके ऊपर फिर से 5 साल का उसको जेल हो सकती है और 50 लाख तक का फाइन हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है पेनल्टी इन केस ऑफ अडल्ट्रेशन और स्पूरियस गुड्स। मिलावट करेगा तो क्या होगा? इन केस ऑफ ऑफेंसेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, importing or distributing spurious goods and products with adulteration कंटेंट जिसमें मिलावट होएगी या स्पूरियस टाइप के गुड्स होंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा? पेनल्टीज विल बी इम्पोज्ड ऑन डिफॉल्टर्स। कैसे? ए, द ऑफेंस इफ द ऑफेंस डज नॉट रिजल्ट इन एनी इंजरी टू द कंज्यूमर्स देन द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months एंड फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़ विल बी अवॉर्डेड टू ऑफेंडर। अगर कोई भी ऐसा ऑफेंडर होगा तो तकरीबन उसे 6 महीने तक की जेल हो सकती है और तकरीबन 1 लाख तक का फाइन हो सकता है अगर कंज्यूमर को इंजरी नहीं हुई तो। ठीक है, अगर होती है तो क्या होगा? इफ़ द ऑफेंस कॉजेज इंजरी नॉट अमाउंटिंग टू सीरियस हर्ट टू द कंज्यूमर, इंजरी तो हुई है मगर कोई सीरियस हर्ट नहीं हुआ, देन द डिफॉल्टर विल फेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 year, 1 साल की जेल, और जो फाइन है वो तकरीबन 3 लाख का हो सकता है। ठीक है, जिसमें कंज्यूमर हर्ट तो हुआ है, उस इंजरी तो हुई है मगर मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीवियंस हर्ट नहीं है, सीरियस हर्ट नहीं हुआ। फिर तीसरा इसमें आ जाता है इफ़ द ऑफेंस कॉजेज इंजरी रिजल्टिंग इन सीरियस हर्ट टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को बहुत नुकसान हुआ है, इंजरी बहुत हुई है, देन द डिफॉल्टर विल फेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years और फाइन जो है वो 5 लाख तक का हो सकता है। फिर इसमें डी आ जाता है इफ़ द ऑफेंस रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की डेथ ही हो जाती है देन द डिफॉल्टर विल फेस इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 7 years, कम से कम 7 साल की सज़ा होना चाहिए, एंड मे एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट के पूरी उम्र ही जेल में रहेगा, एंड फाइन शेल नॉट बी लेस देन 10 लाख। और उसकी मिलावट के चक्कर में अगर वो बंदे की डेथ हो जाती है तो कम से कम 7 साल या ताऊ उम्र कैद हो जाए उसको, ऐसा कानून में लिखा है, और फाइन कम से कम 10 लाख का होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा मेजर्स टू प्रमोट कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर एजुकेशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।